स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा हिंदी का जो दीपदान एकांकी चल रहा था उसी का 4th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले जो 3 वीडियो इस दीपदान एकांकी पे बन चुका है उसको नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसको याद करके इस वीडियो को देखिएगा उसके बाद। ठीक है, हम लोगों ने 3rd नंबर वीडियो में 2017 के जो 2 क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन को देखे थे। अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या देखना है। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन जो ऊपर वाला 2 क्वेश्चन है ये हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग ये 2 करेंगे। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, मतलब लेखक ने किस उद्देश्य की भावना से दीपदान एकांकी को लिखा है। और दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का जो मतलब विलेन है, ये क्या है, विलेन है, गुंडा है, खलनायक, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, उसका चरित्र चित्रण, उसके चारित्रिक विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, उसका कौन कौन सा चारित्रिक विशेषता है उस चीज को आपको लिखना है, उसका चरित्र कैसा है इस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, 2018 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसी के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हम लोग का देखिए कि दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण, मतलब जो बनवीर का चरित्र चित्रण है उसको हम लोग पहले देखेंगे। देखिए इसमें क्या है। ठीक है, दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित वास्तविक घटना है जिसमें लेखक ने बनवीर के कई चारित्रिक विशेषताओं के विषय में बताया है जिसमें कुछ निम्नलिखित है। अब तुम लोग भैया जो बनवीर है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही थी, तो आप यहाँ विशेषता क्या क्यों लिखे। देखो, आदमी के अंदर की जो बुराइयां होती है या अच्छाइयां होती है वो उसकी विशेषता होती है। ठीक है, उसके अंदर वो चीज विशेष से है। मानते हैं यहाँ पे उसके अंदर बुराइयां हैं, इसको हम तुम्हें बोले भैया ऐसे लिख सकते हैं, बनवीर के कई चारित्रिक बुराइयों के विषय में बताया है। ठीक है, ऐसे लिखोगे लेकिन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, विशेषता लिखो, विशेषता में ही दोनों आ जाता है। अगर उसके अंदर अच्छाई है तो वो अच्छाई वाली विशेषता का बात हो रहा है, अगर बुराई है तो बुराई वाली विशेषता का बात हो रहा है। ठीक है, महत्वाकांक्षी जो बनवीर था वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लालची था। एक होता है ना आदमी जिसको किसी भी चीज में खुश नहीं है। ठीक है, ये मिल गया तो इस चीज की आशा, ये मिल गया तो उस चीज की आशा, वो मिल गया तो उस चीज का आशा, मतलब लालच आ जाता है उसके अंदर, संतोष की भावना नहीं होता। उसी को हम क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी। मतलब एक जो चीज मिल गया उसको, ठीक है, उसमें वो खुश नहीं है, किसी और चीज को पाना चाहता है, फिर किसी और चीज को पाना चाहता है, और जिसके चक्कर में वो बहुत सारी अब ये नहीं भैया, ये तो बहुत सही बात है ना कि वो थोड़े से में संतुष्ट नहीं होता है, उसके अंदर और बहुत चीज पाने की क्षमता है, बहुत चीज करने की आशा है। ठीक है, ये चीज सही है, लेकिन इसके लिए अगर तुम किसी बुरे पथ पे चला जाता है, कोई बुरा काम करता है, ठीक है, वो गलत है ना। मान लो ऐसे है कि 7 नंबर आया तुम्हारा 10 में तो तुम 8 नंबर पाना चाहता है, फिर 8 आया तो 9, ये चीज सही है, लेकिन इसके चक्कर में तुम चीटिंग करेगा वो तो गलत है ना। तो उसी को बोला गया महत्वाकांक्षा, मतलब अपनी इच्छा पे उसको काबू नहीं है। ठीक है, वो हर चीज को पाना चाहता है लेकिन बुरे पथ को अपना के। बनवीर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वह महाराजा सांगा के छोटे भाई का दासी पुत्र था, ये आप लोग को पहले ही से पता था। उसने देखा कि चित्तौड़ के राजा गद्दी पर अभी कोई योग्य पुरुष नहीं बैठा है। चित्तौड़ का जो राजा है, राजा का जो गद्दी है उस पर वो कौन बैठा था, ये जब आया था जो बनवीर आया था उस समय चित्तौड़ के गद्दी पे कौन बैठा था, जो विक्रमादित्य द्वितीय है वो बैठे थे, वो तो अभी नाबालिग थे, तो वही बोला योग्य नहीं पुरुष नहीं बैठा है, एक नाबालिग वहां का राजा है। तो उसके मन में चित्तौड़ के राजा बनने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई, जिसके कारण उसने गलत मार्ग का अनुसरण किया, मतलब गलत मार्ग का पालन किया और कईयों को मारकर वहां का राजा बना। तो इससे पता चलता है बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को करने को तैयार था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, हर चीज को करने को तैयार था। इससे पता चलता है बनवीर जैसा आदमी कैसा होता है, महत्वाकांक्षी, जो अपनी आशाओं को, जो अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए कोई भी बुरे पथ का अनुसरण मतलब पालन, उस रास्ता पर चलना कर सकते हैं। षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी तो आप लोग को पता है, षड्यंत्र मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, मतलब साजिशें रचना। ठीक है, तो उसमें ये क्या था, माहिर था। बनवीर षड्यंत्रकारी मानसिकता का व्यक्ति था, मतलब उसके अंदर क्या था, सब व्यक्ति के लिए वो क्या करता था, षड्यंत्र रचता था, उसके अंदर षड्यंत्र की भावना थी।
ठीक है। उसने विक्रमादित्य सिंह द्वितीय को धोखे से मारने के बाद, यहाँ मारना होगा, कहे मरने लिख दिया भाई, मारने के बाद संपूर्ण सत्ता पर, सत्ता मतलब राज्यपाट, सत्ता मतलब राज्यपाट पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उस कुल के आखिरी चिराग कुमार उदय सिंह को मारने, फिर यहाँ पे मारने के लिए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया। मतलब मयूर पक्ष जो दीपदान होता था, देखो पूजा पाठ होता ना, इस समझ लो कोई पूजा है, दुर्गा पूजा हर साल होता है, तो हम क्या करेंगे, राजा बन गए तो हम लोगों को बिजी कराने का, बहुत बड़ा दुर्गा पूजा उस समय से हो रहा था, बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन करनी, सारे लोग वहां देखने चले गए। उसी प्रकार वहां पे चित्तौड़ में उसने क्या किया, बहुत बड़े दीपदान महोत्सव का कर दिया, जिसके कारण लोग जो थे सबका ध्यान किधर चल गया, उस महोत्सव उस पर्व की तरफ चल गया। ठीक है, आयोजन किया जिससे उसके षड्यंत्रकारी मानसिकता का पता चलता है। और इसी दिन जब लोग उस चीज में बिजी थे, सारे लोगों का जो ध्यान था वो उधर था, राजमहल की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। इस समय वो क्या करना चाहता, वो विक्रमादित्य सिंह को मार देता है और कुमार उदय सिंह को भी मारना चाहता है। इससे पता चलता है वो षड्यंत्र मतलब साजिशें रचने में कितना माहिर था। समझ में आ गया ना। कूटनीतिज्ञ मतलब बुरी नीतियां बनाने में। ठीक है, बनवीर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करता है। वह पहले विक्रमादित्य सिंह द्वितीय की विश्वासपाती बनता है, जिसके कारण उसे कुमार उदय सिंह के संरक्षण का कार्य दिया जाता है। कूटनीति मतलब बुरी नीति बनाने में, ठीक है, और बुरी नीति को अपनाने में। ठीक है, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वो क्या करता आता है, उसकी नीति मतलब सोच कितनी गंदी थी, बुरी थी। देखो वो धीरे धीरे क्या करता है, चालाकी से विक्रमादित्य सिंह के चापलूसी करते करते उसका क्या बन जाता है, विश्वासपाती बन जाता है। मतलब विक्रमादित्य सिंह जब उस पर विश्वास करने लगते हैं तो अपना जो छोटा भाई है कुमार उदय सिंह, उसकी रक्षा का भार किसको दे देते हैं, वो दे देते हैं बनवीर को दे देते हैं। धीरे धीरे वो सारे मंत्रियों को अपने तरफ कर लेता है, कौन, बनवीर, और समय आने पर अपने सारे मंसूबों को पूरा करता है। मंसूबों को पूरा करता है मतलब जो उसका मकसद था, मंसूबा मतलब जो उसका मकसद था, जो उसका इरादा था, उसको क्या करता है, वो पूरा करने लगता है। जिसके लिए वह पन्ना धाय को ही पैसे जागीर इत्यादि का लालच देता है। तो वो कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था, मतलब बुरी नीति बनाने में माहिर था। ठीक है, वो क्या करता है, पहले जाके विक्रमादित्य का विश्वासपाती मतलब उसके भरोसेमंद बनता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सारे मंत्री को अपनी ओर कर देता है। फिर जब पन्ना धाय सबसे बड़ी रुकावट थी कुमार उदय सिंह के मारने में, तो उसको भी जागीर उगीर का लालच देता है। जागीर मतलब होता है धन संपत्ति। ठीक है, जागीर मतलब होता है जो ये होता है जमीन जायदाद, उसी को बोलते हैं जागीर। ठीक है, विश्वासघाती, ये तो विश्वासघाती। अब भैया विश्वासपाती क्या था, तो विश्वासपाती बनना मतलब हम तुम पे भरोसा कर लिए, आंख मूंद कर हम तुम पर अगर भरोसा कर रहे हैं मतलब तुम मेरा क्या है, विश्वासपाती है, विश्वास के योग तुम पुरुष है। ठीक है, अब विश्वासघाती मतलब ऐसे लोग जिस पे तुम विश्वास किया है और तुमको वो धोखा दे दे, तो उसी को बोलते हैं विश्वासघाती। ठीक है, विश्वासघात बनवीर के विश्वासघाती व्यक्ति था, जिससे विक्रमादित्य सिंह द्वितीय ने उसे कार्य दिया कि उसके ही उसने धोखे से मार दिया। ठीक है, उसको होगा। ठीक है, आप लोग सुधार लेना, उसको ही उसने धोखे से मार दिया। तो विक्रमादित्य सिंह द्वितीय ने क्या किया, जो बनवीर है उसको कार्य दिया, उसको राजपाट में रहने का स्थान दिया। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसको ही धोखे से मार दिया। जिसके सुरक्षा का कार्य उसे दिया गया था, उसे ही उसने मारने की योजना बनाई, उसे ही उसने क्या किया, मारने की योजना बनाई। इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा विश्वासघाती था। जो विक्रमादित्य सिंह द्वितीय थे उसने विश्वास करके अपना जितना था उसमें शामिल किया, मंत्रिमंडल में उसको शामिल किया, उसको संरक्षण का भार दिया, लेकिन उसके इन दोनों के साथ उसने क्या किया, धोखा किया। इससे पता चलता है बनवीर क्या था, बहुत ही बड़ा विश्वासघाती था। बिलासी मतलब बनवीर एक बिलासी व्यक्ति, बिलासी मतलब वो लोग जो मदिरा पान करके, शराब का सेवन करके स्त्रियों के भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, उनको ही बिलासी बोलते हैं, बिलासी प्रकृति के लोग। तो एक बिलासी था जिसे नाच गान मदिरा पान मतलब शराब का सेवन का बड़ा शौक था। तो इससे पता चलता है वो बुरी लतों का शिकार था बनवीर। बनवीर एक बहुत ही कायर व्यक्ति था। इसका पता हमें तब चलता है जब उसने धोखे से विक्रमादित्य सिंह द्वितीय को हत्या कर दी। उसने सोते हुए बालक को मारकर सत्ता हासिल किया, जिससे उसकी कायरता का प्रमाण मिलता है। बनवीर एक कायर था। कायर मतलब पता चलता है ना, कायर, डरपोक, कावर्ड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है,
वो था, ये क्या करता है, सोता हुआ विक्रमादित्य सिंह को मारता। अगर बहादुर रहता, ठीक है, उसके अंदर हिम्मत रहता तो विक्रमादित्य से मुकाबला करके राजपाट लेता, लेकिन सोता हुआ नाबालिग को जाके मार दिया। उसके बाद उसने कुंवर उदय सिंह को उसी प्रकार से मारना, योजना बना के मारने की चेष्टा की। इससे पता चलता है वो कायर था, उसमें सामने लड़ने की हिम्मत नहीं था। जो कायर होते हैं वही आपके पीठ पीछे वार करते हैं। तो बनवीर क्या था, एक कायर व्यक्ति था। इससे हमको बनवीर के चरित्र के बारे में सारी चीजें पता चल जाती है। तो अगर आपका चरित्र चित्रण आया बनवीर का तो इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन 2018 में है तो वो भी देख लेते हैं। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य मतलब मोटिव, किस माध्यम से किस लिए इस एकांकी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, इस सच्ची घटना को, वास्तविक घटना को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, मोटिव होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ही उद्देश्य होगा कि बड़ा होकर हम ये बनेंगे, वो नौकरी लेंगे, ये करेंगे, ये घर बनाएंगे, ये कार लेंगे, वो लेंगे। ये सारी चीजें आपका क्या उद्देश्य है, पढ़ाई करने के पीछे का उद्देश्य है, अपने माँ बाप को सुख देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्या है, आपके पढ़ाई करने का उद्देश्य है, मोटिव है। उसी पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जब ये दीपदान एकांकी लिखना चाहा तो उनका क्या उद्देश्य रहा, उनके पीछे क्या मकसद रहा, उस चीज पे क्वेश्चन आया था। प्रस्तुत एकांकी दीपदान का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट तथा सार्थक है। सार्थक मतलब सही है, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट आपके सामने दिखेगा, और सार्थक मतलब सही भी है। इसमें पन्नाधाय के अपूर्व त्याग एवं बलिदान की भावना तथा स्वामी भक्ति को अभिव्यक्त किया गया है। तो कहानी का जो मुख्य ये है, मोटिव है, वो क्या है, जो पन्नाधाय है, ठीक है, जो वास्तविक घटना है, पन्नाधाय को हमारे सामने उजागर करना, पन्नाधाय ने जो कार्य किया था अपने समय में उसको लोगों के सामने, उसके स्वामी भक्ति के बारे में, उसके त्याग की, बलिदान की भावना के बारे में लोगों को बताना। ठीक है, इस एकांकी के माध्यम से लेकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चित्तौड़ के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया है। मतलब उन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उस समय जो चित्तौड़ था उसके बारे में हम लोग को बताने की कोशिश किया। उसके राजनीतिक माहौल कैसा था, आसपास का जो सामाजिक माहौल था, लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, इन सब बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में भी हमें बताने की कोशिश करते हैं दीपदान एकांकी के माध्यम से। राजपूत बड़ी निर्भीकता एवं वीरता से अपनी जान देकर भी देश की आन बान शान की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है, जो राजपूत होते हैं पुराने समय में वैसे करते थे। ठीक है, दूसरी ओर लेखक ने यह भी दिखाना चाहा है कि किस प्रकार मनुष्य लालच में अंधा होकर अपने विवेक खो बैठता है। लालची मनुष्य अपनी मर्यादा, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को भुलाकर मानव से दानव भी बन जाता है। बनवीर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मतलब इसमें लेखक ने दो चीजों के बारे में बताना क्या है, एक तो पन्नाधाय के चरित्र के बारे में, किस प्रकार से उस स्वामी भक्ति का एक अलग ही उदाहरण स्पष्ट करती है कि स्वामी के मतलब अपने मालिक के बच्चे की प्राण बचाने अपने प्राण या फिर अपने छोटे बच्चे की चंदन के प्राणों की आहुति भी देने को तत्पर रहती है। उसने अपने पुत्र की आहुति दे भी दी, ये एक अलग उदाहरण है। उसी पर एक दूसरा उदाहरण इसमें है बनवीर का। वो क्या करता है, लालच के बस में आकर, राजा बनने के लालच के बस में आकर उसने क्या किया, उसने विभिन्न प्रकार के गंदे काम किए, लोगों को मारा, ठीक है, लोगों को लालच दिया, षड्यंत्र रचा, कूटनीतिक किया, ये सब चीजें करता है। मतलब लालच में आके मनुष्य क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसका कर्तव्य है, उन सारी चीजों को भी भूल जाता है। इन सब बारे में भी लोगों को बताना लेखक का कर्तव्य है, उन्होंने इसको बारे में बताया भी है। इसके अतिरिक्त पन्नाधाय के त्याग एवं उदात्त चरित्र का भी गरिमा को हमारे समक्ष रखना भी लेखक का उद्देश्य है। मतलब पन्नाधाय का जो त्याग की या फिर उदात्त चरित्र की, मतलब उनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसको कैसा था पन्नाधाय का, उन सब चीजों को भी हमारे सामने रखना लेखक का उद्देश्य। मतलब पन्नाधाय के बारे में लोगों को बताना भी लेखक का उद्देश्य है। पन्नाधाय के रूप में नारी की ममता, त्याग, कर्तव्य निष्ठा तथा स्वामी भक्ति का चिंतन करके लेखक ने मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि हम लोग का समाज है उसमें माना जाता है जो स्त्रियां होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, पुरुषों के मुकाबला क्या होती है, कमजोर होती है, थोड़ी डरी होती है। साधारण सी बात है, आज के समाज की यही सोच है, ठीक है, सबकी यही सोच है कि स्त्रियां पुरुषों से कमजोर होती है, पुरुषों से निर्बल होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो पन्नाधाय जैसी स्त्रियां हैं उसने क्या किया, बनवीर जैसे दानव से लड़ने को तैयार हो जाती है, वो कितनी बहादुर थी। इन सब स्त्रियों जो हमारे
हमारे इतिहास में ऐसी स्त्रियां हैं उसको लोगों के सामने, उसके समाज के सामने प्रस्तुत करना ही क्या था, लेखक का उद्देश्य था। और उसके अंदर जो मानव मूल थे, मानव मूल मतलब दूसरों के बच्चे के प्रति जो ममता थी, उसके अंदर जो कर्तव्य निष्ठा मतलब कर्तव्य को पालन करने की जो उसके अंदर साहस थी उसके अंदर, ठीक है, और स्वामी भक्ति मतलब अपने मालिक के बच्चे को बचाने की जो उसके अंदर भक्ति थी, स्वामी भक्ति थी, नामक के प्रति वफादारी थी, इन सब चीजों को हमारे सामने उजागर करना ही क्या था, लेखक का कर्तव्य था या कर्तव्य है, ठीक है। उन्हीं उद्देश्य से लेखक ने ये लिखा है, ठीक है। ये भी गिर गया, चलो। पन्ना के चरित्र की महानता के समक्ष मानवता नतमस्तक है। नतमस्तक है मतलब पन्ना का जो चरित्र है उसकी जो महानता है, पन्ना इतनी महान है कि जो पूरा मानव समाज है उनको नतमस्तक मतलब सिर झुका के उन्हें प्रणाम करता है। आप भी इनके बारे में अगर पढ़ लिए होंगे, ठीक है, या इनके बारे में सुने होंगे तो आप भी इनको नतमस्तक करते होंगे। किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए इसने अपने एकमात्र पुत्र, जिसे ये जान से भी ज्यादा प्रेम करती थी, सारी माएँ अपने पुत्र को जान से ही ज्यादा प्रेम करती है, उसको भी उसने बलिदान दे दिया। तो हम इनके जो बलिदान है उसको नतमस्तक मतलब सिर झुका के क्या करते हैं, नमन करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने मनुष्य को स्वार्थी ना बनने, लालच में अंधा ना होने की प्रेरणा दी है। देखो जैसे पन्नाधाई जैसा चरित्र जो जिसको किसी प्रकार का लालच नहीं है, तो वो आज इतिहास में क्या अमीर है, अमर है, ठीक है, इतना पुराना घटना, लेकिन लोग चाव से उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको गर्व होता है। ऐसी स्त्रियां हमारे भारत में थी, ऐसी नारियां हमारे भारत में है। लेकिन जो बनवीर है वो क्या है, एक लालची किस्म का इंसान था, ठीक है, जो धन की लालसा में छोटे छोटे बच्चों को मारने को भी अग्रसर हो गया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लालच में अंधा होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब लालची नहीं बनना चाहिए, ठीक है, स्वार्थी ना बने, लालच में अंधा ना होने की भावना देता है, मतलब स्वार्थी मतलब होता ना, सेल्फिश ना बने, कभी भी लालच में अंधा कर कोई भी गलत काम नहीं करे, नहीं तो आपका भी क्या होगा, इतिहास में बनवीर जैसा हाल हो जाएगा। जैसे हम बनवीर को कोस रहे हैं, आप बनवीर को कोस रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अगर इसी प्रकार का कार्य कीजिएगा तो भविष्य में जाके आपको भी लोग उसी प्रकार की घृणा की दृष्टि से देखेंगे, कितना नीच कार्य किया इस व्यक्ति ने, ठीक है। इसलिए बनवीर जैसा कार्य करने को हमें मना करते हैं। हम कभी भी अपने विवेक का त्याग ना करें और अन्यायपूर्ण आचरण ना करें, ठीक है। अन्यायपूर्ण आचरण मतलब अपनी जो बुद्धि है, विवेक, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बनवीर ने क्या किया, उसका त्याग कर दिया, उसकी सोचने समझने की क्षमता सब नष्ट हो गई। कब, जब उसने धन संपत्ति को देखा तो बुद्धि से काम नहीं लिया, वो लालच उसके सिर पे सवार हो गया, ठीक है। अन्यायपूर्ण आचरण कर, न्यायपूर्ण मतलब न्याय के साथ जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, ठीक है। अन्यायपूर्ण आचरण ना करें मतलब न्याय मतलब क्या होता है, सच्चाई, जो लॉ के अनुसार चले, ठीक। अन्याय मतलब कोई भी गलत काम वाला आचरण ना करे, ठीक है। यह बताना भी एकांकीकार का उद्देश्य है, मतलब एकांकीकार मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है उनका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का अन्याय वाला काम ना करे, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करना तथा समाज में आदर्श और मूल्यों की स्थापना करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। निसंदेह दीपदान एक अत्यंत शिक्षाप्रद मार्मिक एकांकी जो पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल करती है। मतलब नीच स्वार्थ से हटकर देश के लिए कुछ करना, ठीक है, यही क्या है, एक सच्चे देशभक्त की पहचान है, ठीक है। इन सब चीजों, ये जो पन्नाधाय का चरित्र है उसको लेखक हमें अपनाने बोल रहे हैं, उसके अंदर जो चारित्रिक विशेषता है उसको अपनाने बोल रहे हैं। और बनवीर जैसा काम ना करें आप लोग, लालच में अंधा होकर, ठीक है, उसको हमको ना करने की सलाह दे रहे हैं। तो दो चीजों को हम लोग को लेखक समझाना चाहते हैं इस कहानी के एकांकी के माध्यम से, यही उनका क्या है, उद्देश्य है। और यहाँ पे लिखा है शिक्षा पद, मतलब शिक्षा देता है कि हमेशा जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय के जैसा कार्य करे और बनवीर जैसा कार्य ना करे, लालच में अंधा होकर कोई भी डिसीजन ना ले। ये हमें क्या देती है, ये शिक्षा देती है। और मार्मिक कहानी, मार्मिक मतलब क्या होता है, इमोशनल कहानी। कोई फिल्म होता है ना जिसको देखते देखते हम लोग रोने लगते हैं, आंख में थोड़ा आंसू आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इमोशनल फिल्म है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो कहानी है पूरी क्या है, एक मार्मिक कहानी है, शिक्षा तो देती है, साथ ही साथ इसको पढ़ने से आपको लगा चंदन के साथ
साथ कितना बुरा हो गया, बेचारा मारा गया, तो थोड़ा आप इमोशनल हो जाते हैं। जब आप इमोशनल हो गए तो समझ लो उस प्रकार की कहानी कैसी है, मार्मिक कहानी है। तो अगर आपसे बोलेगा कि दीपदान एकांकी एक मार्मिक कहानी है तो आप उसको अच्छे से बना के, क्यों आपको मार्मिक लगा, चंदन की हत्या हुई, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको 2018 का जो दोनों क्वेश्चन है, बनवीर का चरित्र चिंतन और दीपदान एकांकी का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य के माध्यम से, किस लिए लेखक ने इन चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसे एकांकी के रूप में, दीपदान जो घटना हुआ तो उसको एकांकी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका नोट्स अच्छे से उतार लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, हम उसको बताने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।